दोस्तों नमस्कार। चलिए एसएमई आईपीओ की श्रृंखला में एक और एसएमई आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है थाने वासी में। आज ये दोस्तों आईपीओ स्टार्ट हो गया है, यानी अक्टूबर 21 को, और ये अक्टूबर 23 2024 तक चलेगा। दोस्तों यहाँ जो प्राइस बैंड है वो 46 रुपीज़ से 49 रुपीज़ पर शेयर है। दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हम 53,46,000, जी हाँ, 53,46,000 शेयर्स का लिए ये आईपीओ लेकर आए हैं। इस तरह से ये आईपीओ का प्राइस हुआ दोस्तों, साइज़ हुआ 26 करोड़ 20 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 3,000 के लॉट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट 1,47,000 रुपये। दोस्तों ये कंपनी कह रही है कि भैया हम टियर 1 कंपनी है। अब आप कहेंगे भैया टियर 1 कंपनी क्या है? दोस्तों टियर 1 कंपनी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है आरएचपी में। उन्होंने कहा है कि ये वो कंपनीज होती हैं भैया जो डायरेक्टली सप्लाई करती हैं टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम जिनको हम बोलते हैं। और ये दोस्तों ऑटोमेटिव कंपोनेंट बनाती है ये कंपनी। दोस्तों कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है एक्सटीरियर प्लास्टिक कंपोनेंट, इंटीरियर केबिन कंपोनेंट, अंडर द हुड कंपोनेंट, और ये सप्लाई करती है टू द कॉमर्शियल व्हीकल ओईएम डायरेक्टली उनको। दोस्तों ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्लास्टिक इंजेक्शन और ब्लो मोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही वाइड वैरायटी के इंजेक्शन और ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक आर्टिकल बनाती है। कंपनी ने कहा है कि देखो भैया हम मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ख़ास तौर से जो एक व्हीकल है वॉल्वो ग्रुप कंपनी के लिए, ज़्यादा हम उनके लिए काम करते हैं। और कहा कि भैया हम 600 से ज़्यादा कंपोनेंट बनाते हैं। ख़ास तौर से हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस कंपनी की। दोस्तों आरएचपी में बताया है कि 2 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो भैया पीथमपुर, एक मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर है, और एक उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये लोकेटेड है वासी, मुंबई में। दोस्तों अब कंपनी ने कहा है कि भैया हम देखो ये प्रपोज कर रहे हैं कि हम अपनी एक्सपेंड करना चाहते हैं ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और साथ में कैपेसिटी को। अपनी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो पीथमपुर मध्य प्रदेश में है वहाँ पर हम ये इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और दोस्तों ये जब इंक्रीज़ करेंगी प्रेजेंट कैपेसिटी को, और ये इससे होगा कि कंपनी की जो सेल्स है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो बूस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हम यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे भैया, ताकि हम ये एक्सपेंशन कर सकें और परचेज ऑफ मशीनरी कर सकें, बिल्डिंग में एक्सपेंशन और कुछ मशीनरी परचेज कर सकें, जिसका जो इन्वेस्टमेंट होगा 16 करोड़ 55 लाख 44 हज़ार रुपये होगा। ये हम आईपीओ की प्रोसीड से यूज़ करेंगे। दोस्तों कंपनी के ज़रा हम रेवेन्यू देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी का 2022 में 30 करोड़ 99 लाख रुपए था। 2023 में ये थोड़ा बढ़ा, 44 करोड़ 4 लाख हो गया, और 2024 में फिर इसने कुछ स्टडी ग्रोथ की और ये 46 करोड़ 70 लाख रुपए पर पहुंच गया। दोस्तों हम अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि 2022 में लगभग 77 लाख 70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2023 में ये बढ़कर 1 करोड़ 59 लाख रुपये हो गया, और दोस्तों 2024 में तो ये पैट बढ़कर हो गया 4 करोड़ 78 लाख रुपये। दोस्तों यहाँ कंपनी का पैट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका जो पैट का जो मार्जिन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 में जो टर्नओवर है वो लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये ही बढ़ी, लेकिन जो पैट है, प्रॉफिट है, वो बढ़ गया टर्नओवर इंक्रीज से भी ज़्यादा, यानी 3 करोड़ 19 लाख रुपये। दोस्तों ये क्योंकि वैसे फिगर्स जो हैं ये ऑडिटेड हैं, तो इसमें डाउट करने का मैं समझता हूँ कि कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बात अलग है दोस्तों कि ये जो इनके जो ऑडिटर हैं वो रिज़ाइन ज़रूर कर रहे हैं कभी कभी, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपने जो प्रोफेशनल हैं उनको कहना चाहिए कि भाई अपने सीएस को बताएं कि जब एक बार कोई असाइनमेंट ले लें तो फिर प्री ऑक्यूपेशन के बेस पर ये रिजाइन करना शायद ठीक नहीं है। दोस्तों कंपनी ने बड़ी ट्रांसपेरेंटली बताया है कि भैया हमें क्या क्या रिस्क हैं, देख लो आप, अगर उसको देख कर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो करो, लेकिन हम बड़े ट्रांसपेरेंटली आपको बता देते हैं। कंपनी ने कहा कि देखो भैया
80% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो हमारा एक ही कंपनी से आता है, वो कंपनी है वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। ये 2022 से और 2024 तक हर साल में ऐसा ही रहा। दोस्तों यहाँ कंपनी ने ये भी कहा कि भाई हम ईएसआई पीएफ वगैरह में कभी कभी डिले भी कर देते थे। एक बात और कंपनी ने कहा कि भाई देखिए, हम जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहाँ पर भी हमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे वो भी हम कई बार हमने डिले कर दिया। उसका जो रीज़न है वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर डीएससी। भैया डीएससी तो एक दिन में बन जाता है, तो आपको कई कई महीने ये डीएससी अवेलेबल क्यों नहीं रहे, मुझे नहीं समझ आया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल, ये भी कई महीने रहा। तो भैया क्या हिंदुस्तान में प्रोफेशनल्स की कमी तो भी हुई नहीं है? आपके तो ऑडिटर भी होंगे और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे कंपनी में, सीएस होंगे, तो ये कई महीने तक ऐसा क्यों रहा कि आपको कोई प्रोफेशनल ही नहीं मिला? एक और रीज़न दिया है दोस्तों उन्होंने इस डिले का, जो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वो उन्होंने कहा है कि ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ V2 टू V3 पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने कहा कि देयर वर टेक्निकल ग्लिचेज एंड द डिले ऑन दिस बेसिस कंटिन्यूड फॉर मैनी मंथ्स। तो मैं समझता हूँ कि ये तो भैया डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और ये प्रॉब्लम तो जरूर रही होगी, लेकिन कई महीने, काफ़ी इतने दिनों तक शायद ये प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो कंपनी को मान लेना चाहिए था कि भैया कुछ हो गई गलती, कोई बात नहीं, आगे नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके लिए खास तौर से जो मर्चेंट बैंकर है उनको मेरा सजेशंस है कि जब इस तरह के रीजन अगर कोई कंपनी दे तो आप उनको समझाइए कि भाई कोई बात नहीं, जो सच्चाई है उसको लिखते हैं। इस तरह के कि हमें कोई डीएससी नहीं मिले कई महीने तक, या हमें प्रोफेशनल नहीं मिले, या भैया ये जो एमसीए का अपग्रेडेशन हो रहा था वो कई महीने चलता रहा, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं फाइल हुआ, ये इनको मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये जो हमसे भैया ये फंड ले रहे हो आप आईपीओ में, उसका पर्पज़ क्या है। तो एक तो पर्पज़ है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट पीतमपुर मध्य प्रदेश एंड परचेज ऑफ मशीनरी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम 16 करोड़ 55 लाख रुपए लगाएंगे। दोस्तों ये जो एक्सपेंशन करेंगे वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में करेंगे पीतमपुर में, और 2 करोड़ 95 लाख रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक रेनबो मेटल बिल्डिंग सिस्टम से एक कोटेशन भी यहाँ पर दी है अपने आरएसपी में। बट मैं देख रहा था कि भैया इसकी ना तो कोई मुझे वेबसाइट मिली, क्योंकि अब ये खास तौर से कोई प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी तो है नहीं कि हम इसकी एमसीए से भी डिटेल ले लें। ये कोई प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी होगी या फर्म होगी। तो इसकी वेबसाइट जब हमें नहीं मिली तो मैंने और देखा कुछ मिल जाए, तो एक फेसबुक पेज जरूर इस कंपनी के नाम से, अब मुझे पता नहीं कि ये यही कंपनी है जिससे कोटेशन ले रहे हैं, कोई और है। वहाँ पर कुल 24 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, कोई रिव्यू नहीं है, और लास्ट पोस्ट जो था इस फेसबुक पर वो अप्रैल 2021 का है। लोकेशन भी इन्होंने यहाँ पर मुंबई दिखाई है, जबकि कंपनी कह रही है कि भाई हम अपनी जो बिल्डिंग है वो मध्य प्रदेश में बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस कंपनी के मर्चेंट बैंकर हैं उन्होंने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इसकी जरूर कर ली होगी। दोस्तों जो मशीनरी हैं जो परचेज करेंगे यहाँ बिल्डिंग बनने के बाद, वो बहुत सारे जो कोटेशंस हैं वो कंपनी ने दी है, और यहाँ पर कहा है कि हम 13 करोड़ 60 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे इन मशीन्स में। दोस्तों इसके अलावा एक बात और कंपनी ने कहा कि भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ फंडिंग हमें चाहिए होगी, वो हम करेंगे टुवर्ड्स सेटअप ऑफ रूफटॉप। बहुत ही दोस्तों मैं समझता हूँ कि नेट जीरो के लिए भी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी ये शायद अच्छा कदम है। कंपनी ने कहा है कि भैया देखो हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टुवर्ड्स सेटअप ऑफ रूफटॉप ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट एट अवर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और उसमें हम 1 करोड़ 4 लाख रुपए के लगभग खर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल करिएगा। दोस्तों कंपनी ने बताया कि भैया देखो अभी तक जो हम अपनी पावर की रिक्वायरमेंट जो पूरी करते हैं उसका सोर्स है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर हैं हमारी पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ रूफटॉप ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो है, इससे हमें क्या होगा, कुछ फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ही भारी गिरावट आने वाली है, जिससे हमारी जो कैश फ्लो है वो बढ़ जाएगा, बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी कंपनी की हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अच्छी बात है। दोस्तों साथ में कंपनी ने कहा है कि भैया जब हमारा अपना ये सोलर प्लांट हो जाएगा तो हमारी जो डिपेंडेंसी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर वो भी कम हो जाएगी। तो हमारे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हैं, कंपनी ने कहा है कि अप टू 50% ऑफ द प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ये भैया इनमें कमी आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये कंपनी ने एवको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से परचेज करने का प्लान किया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कहा है कि भैया एक और ऑब्जेक्ट है, प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और ए पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय आवर कंपनी।
ये कंपनी ने कहा है कि हम 2,23,00,000 रुपए भैया इसमें लगाना चाहते हैं। कंपनी ने ये बताया कि भैया देखो 10 अक्टूबर 2024 अभी की हम बता रहे हैं, हमारी जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो सिक्योर्ड बोरोइंग है वो है 5,11,00,000 रुपए। कंपनी ने कहा है कि भैया ये हम इसमें 2,23,00,000 रुपए इन लोन को पे करने में खर्च करेंगे, चाहे वो प्री पेमेंट करें या शेड्यूल्ड रीपेमेंट करें। दोस्तों यहाँ कंपनी ने जो डिटेल दी है, 5 टर्म लोन है कोटक महिंद्रा बैंक के, उनको कहा है कि हम इसको पे करेंगे। ये मैं समझता हूँ दोस्तों, ये जो प्री पेमेंट करने से कंपनी की जो बोरोइंग जो घट जाएगी तो उससे उनकी जो डेट इक्विटी रेशो है वो भी फेवरेबल हो जाएगी, और साथ में जो इनके इंटरनल एक्रूवल हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस की ग्रोथ में काम आएंगे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कहा कि भैया देखो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे हम मैक्सिमम 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड्स है वो भी हम यहाँ पर आईपीओ से यूज़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है। दोस्तों बस मैं आपको एक यहाँ पर डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी कंपनी के बारे में उनके आरएचपी में या जो भी डिटेल मुझे मिली मैंने आपको बता दी। मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड, कोई भैया ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ कि मुझे सेबी ने कह रखा हो कि हाँ भैया तुम दे दो सलाह लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, और तुम्हारी सलाह मान के वो अगर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों मैं आपको ना यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, ना इससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। आपको मैंने जानकारी दे दी है, अब आप अपने विवेक के आधार पर, अपने और जो आपके आस पड़ोस में जान पहचान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर इसके आरएचपी को दोबारा से पूरी तरह से पढ़कर आप अपना कोई डिसीजन लीजिए। आपके लॉस या प्रॉफिट में मैं भागीदार बनने वाला नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों।